हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉर्ट वीडियो। मतलब एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर अच्छे से और जल्दी से कवर करेंगे। ओके, तो आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए क्या सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉर्ट वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो क्या है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या, ये तो हमें पता ही है कि हम इस पूरे चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या लिखी है वो हम देख लेते हैं। What are living organisms made up of? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो लाइफ का। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। Cells are the basic structural and functional unit of life. Cell was discovered by Robert Hooke. सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। अभी हम थोड़ा सा और थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, A number of cells can work together to form tissues and organs. अब यहाँ पे जनरल चीज़ें दी गई हैं कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। अब क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स मिलके काम करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? टिश्यूज़। ओके, फिर काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। और काफ़ी सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये होता है क्या कि कैसे सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज़ जो ग्रुप बनाती हैं उसको हम और मिलके क्या बनाती हैं? वो ऑर्गन्स बनाती हैं। ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर मैं सेल की बात करूं, ओके, अगर मैं स्टमक सेल्स की बात करूं या इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करूं, जो ओरल कैविटी उसकी सेल्स की बात करूं, तो सबकी सेल्स अलग अलग हैं। ओके, सबके सेल्स अलग अलग हैं। वो सेल्स मिलके क्या बनाया? उन्होंने टिश्यू बनाया है। अब टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया है और डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बना? एक सिस्टम बना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर ऐसे अलग अलग सिस्टम मिलके क्या बने वो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। वो क्या होती है वो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर दिया है, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी पॉलिटी, सेल ऑर्गेनेल। तो ये सारी चीज़ें सेल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। द हिस्ट्री ऑफ सेल साइंस बिगेन इन 1665। कब स्टार्ट हुई है? 1665 में स्टार्ट हुई विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था कि कॉर्क स्लाइस लिया था और उन्होंने ही माइक्रोस्कोप बनाया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था। और वो माइक्रोस्कोप को उसके अंदर ही उन्होंने क्या? कॉर्क को देखा। अब उनको ना कुछ स्मॉल क्या देखना चाहिए? छोटे छोटे रूम दिखे, कंपार्टमेंट्स दिखे उनको, और उन्होंने इन छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स को नाम क्या दिया? नाम दिया इन्होंने सेल। और सेल का मतलब भी क्या है? लिटिल रूम। ओके, in 1674 Anton von Leeuwenhoek discovered the free living cell in pond water using the improved microscope। अब ये जो थे अंकल एंटनी, ये एंटनी है, IE आएगा, वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया था? इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स, ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर करे थे। और जो अब क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था। अब इन्होंने जो एंटनी ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप को और एडवांस फॉर्म बनाया था और उसके अंदर उन्होंने पॉन्ड वाटर में से क्या देखा था कि कुछ लिविंग सेल्स भी होते हैं, फ्री लिविंग सेल्स भी होते हैं। और फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने करी थी? एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने। ओके, अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। In 1838, Matthew Sheldon and Theodore Shevard proposed a basic cell theory। ठीक है, इन्होंने एक बेसिक सेल थ्योरी बताई थी। क्या बताई थी वो हम देख लेते हैं। In 1858, another scientist Virchow made an additional to the existing cell theory। Okay, तो क्या था? शेल्डन एंड शेवान ने ये बताया था कि
स्पॉन्टेनियसली सेल जो है वो बनने लगते हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका कि वो देखेंगे अरे सेल बनते हुए दिख रहे हैं उनको, कहीं पे भी कहीं कैसे भी सेल बनना शुरू हो जाएंगे। ये किसने बताया था? ये शिल्डन एंड शेवान ने बताया था कि सेल अपने आप बनने लगते हैं और बनते बनते वो क्या टिश्यूज़ ऑर्गन ये सब तो नहीं, बट हाँ इन्होंने बताया था कि अपने आप सेल्स बनने लगते हैं, ये उन्होंने बताया था। फिर ये जो आए कौन, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। कौन आए? विर्चो, ठीक है, जो अनादर साइंटिस्ट है विर्चो, उन्होंने सेल थ्योरी में थोड़ा सा एडिशन किया और उन्होंने बोला कि ये जो सेल्स हैं अचानक अपने आप प्रकट नहीं हो जाते हैं, ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। और उन्होंने क्या बोला था कि जादू होता है और अचानक से सेल प्रकट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बात किसने बताई हमें? विर्चो ने 1858 में मॉडिफिकेशन किया सेल थ्योरी में और ये बताया कि सेल अचानक से बनना शुरू नहीं हो जाते हैं, कहीं पे भी नहीं आपको ऐसे देखने लगेंगे, बल्कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये थी सेल थ्योरी और शिल्डन एंड शेवान ने बताया था कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली बनने लगते हैं और विर्चो ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल बनते हैं, ऐसे हवा में सेल नहीं बनने लगते। ओके, अब क्या था? द पोस्टुलेट्स ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी आर। अब ये सारी चीज़ें हैं सेल थ्योरी में कौन कौन सी है? द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल से बने हुए होते हैं। ओके, तो ये क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है? द सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल क्या है? फंक्शन है, यूनिट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, सेल ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, हवा में जादू नहीं होता है, ठीक है, परियां नहीं आती हैं सेल बनाने, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल खुद ब खुद बन जाते हैं। तो ये किसने बताया था? ये बताया था साइंटिस्ट विर्चो ने। तो ये बात हो गई सेल थ्योरी की। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ना हमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नहीं, हमें पढ़ना चाहिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं और यूकैरियोट्स क्या हैं। ओके, पर अब दिया गया है यूनिसेलुलर तो वो हम देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। यूनी से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल है और सेल ही नहीं है। तो आप सोचोगे मैम अरे उसके पास अगर सेल नहीं है तो टिश्यूज़ भी नहीं होंगी, ऑर्गन्स भी नहीं होगा, सिस्टम भी नहीं होगा, तो सारे फंक्शंस उसमें क्या होगा? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो सब चाहिए, उसको एनर्जी भी चाहिए, उसको फूड डाइजेशन के लिए भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेल ही हो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से ही बना हो? तो ये इसलिए पॉसिबल है कि ये जो सिंगल सेल है ना, जो सिंगल सेल है ये सारे काम कर लेता है, ठीक है, ये डाइजेशन भी कर लेता है, इजेशन भी कर लेता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लेता है, दुनिया भर के जितने काम हमारी बॉडी एक करती है, ह्यूमन बॉडी एक करती है, वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और सारे फंक्शन ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स। ऑब्वियस ही बात है, मल्टी सेलुलर, मल्टी लिखा ही हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा सेल उनमें प्रेजेंट है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब भाई एक ही सेल है तो कैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ना कि ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब जब एक ही सेल है तो सिंपल ही होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सारा काम सेल ही कर रही है। अब हम जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है, ब्लड को पंप करने के लिए सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ना कि कैसे कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है वो हमें देखना है। ओके, बट इसमें तो सिर्फ एक ही सेल है तो ऑर्गेनाइजेशन एकदम ही सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ह्यूमंस का। ओके, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है कि जो भी फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं जो ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए,
ठीक है, जो हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, इनहेल करना, फिर क्या एनर्जी रिलीज़ करना, फूड ऑक्सीडाइज होना, फूड का डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन होना, तो ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो ये जो सिंगल सेल है ना, ये सारे काम करता है। इसके बाद हमने कर चुकी है। मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब क्या है, यहाँ पे इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो इनको बोल देते हैं भैया तुम एक सेल हो बेचारी, तुम एक ही काम करो, क्योंकि तुम एक स्पेशलाइज सेल हो, तुम वो काम अच्छे से कर सकती हो, तो हम तुम पे बर्डन नहीं डालेंगे, तुम जो काम अच्छे से कर सकती हो तुम वही काम करो। ओके, तो हर एक सेल स्पेशलाइज्ड होती है और अपना अपना काम करना जानती है, वो किसी और के काम में हाथ नहीं डालती, पैर नहीं अड़ाती, सॉरी। द टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। अब सेल या सेल ही है, बॉडी कहाँ से बनेगी, एक ही सेल है, वही बॉडी है, तो वो ही एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो जो सेल है वो ही एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट से। ओनली द आउटर सेल्स आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। अब आउटर सेल्स, जो हमारी ये सेल्स हैं स्किन के, वो ही तो एक्सपोज होंगे। अब जो इंटरनल सेल्स हैं वो तो एक्सपोज नहीं हो जाएंगे, है ना, कि स्टमक के सेल्स बाहर आ गए, चलो मैं अब डाइजेशन करूँगा बाहर निकल के, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो एक्सपोज्ड सेल्स हैं, जो आउटर सेल्स हैं, सिर्फ वही एक्सपोज्ड रहेंगे एनवायरनमेंट की तरफ, और अब इसके पास तो एक ही सेल है, तो ये तो कहाँ ही किसके अंदर घुस के रहेगा। डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द ऑर्गेनल लेवल। ओके, अब लेबर का डिवीजन क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ ग्रुप मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमने इस पर्टिकुलर सेल को बोला तुम यही काम करना, तुम इसमें एकदम परफेक्ट हो, दूसरी सेल को हमने बोला कि तुम ये सारे काम करना। ओके, तो हमने क्या एक लेबर डिसाइड कर लिया कि ये सेल्स हैं जो ये टिश्यू बनाएंगे, और ये टिश्यू मिलके ये पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन ऐसा काम करेगा। ओके, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, और ये क्या ऑर्गेनल लेवल पे है। मैंने बताया था कि सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, राइट। सेल के अंदर जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल बोलते हैं। और ये डिवीजन ऑफ लेबर कौन है, वो ऑर्गेनल लेवल तक ही है, क्योंकि एक ही सेल प्रेजेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर इज एट सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, जो लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, वो क्या है, सेलुलर लेवल पे भी है, टिश्यू लेवल पे भी है, ऑर्गन लेवल पे भी है, सिस्टम लेवल पे भी है। इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों ही आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं कि यूकैरियोट्स क्या होता है और प्रोकैरियोट्स क्या होता है। इंक्लूड्स ओनली यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स ही आते हैं। ओके, फिर अ लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली शॉर्ट। ठीक है, इनकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो कुछ चंद दिनों की मेहमान होते हैं ये लोग, ठीक है, कुछ चंद सेकेंड्स भी बोल सकते हैं या मिनट्स भी बोल सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन। ओके, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो ज़्यादा होती है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ना ये डिफरेंस नहीं होता कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अभी हमने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, राइट। तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, बट ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर। अब यूकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ना जो एक बेसिक डिफरेंस है ये है कि इनके पास जो है ना, ये क्या, ओके, ठीक है, इनके पास जो है ना, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड रहता है और इनके पास ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स के पास, और प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पुअरली डिफाइंड है, पूरा स्कैटर्ड पड़ा रहता है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल पूरा सेल में स्कैटर्ड पड़ा रहता है।
ठीक है। अब न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो क्या करेगी, एक जगह कंडेंस करके रखेगी, है ना। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस कैसा रहेगा, न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, तो कैसा रहेगा, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड रहेगा। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, ओके, एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इधर जो है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस होता है। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा आर एब्सेंट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स। एक्सेप्ट राइबोसोम सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन कौन से बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि सेल जो है वो किससे बना हुआ है और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमें बताना है। 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, जो हर एक सेल में हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे 3 फीचर्स हैं जो हमें हर एक ऑलमोस्ट, ठीक है, सारे नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलमोस्ट एवरी सेल में देखने को मिलेगा। तो क्या है वो, एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, एंड अनदर वन इज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, और न्यूक्लियस तो पता ही है क्या, जो सेल के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, और साइटोप्लाज्म होता है सेल का फ्लूइड पार्ट जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features, ठीक है। अब सेल के अंदर की एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो सेल के अंदर का इंटरैक्शन और सेल के अंदर का इंटरैक्शन बाहर के एनवायरनमेंट से भी किसके कारण होता है, इन्हीं 3 फीचर्स के कारण होता है, ओके। तो ये होता है सेल। सेल किससे बना हुआ था, 3 फीचर्स हैं, 3 फीचर्स ऐसे हैं जो हमें ऑलमोस्ट सारे सेल में देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, साइटोप्लाज्म, ओके, एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है सेल की। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है, ठीक है, 2 लेयर से बनी हुई होती है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब एंट्री और एग्जिट, ठीक है, कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन कराती है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम ही है, ओके। सिलेक्टिवली लिखा है, मतलब ये सिलेक्ट करेगी, सबको नहीं, सबको परमिट नहीं करेगी, तुम चले जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम बाहर चले जाओ, सबको अलाउ नहीं करेगी। ये देखेगी कि किसको बाहर जाना चाहिए, किसको अंदर आना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। जो सेल्स मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से कौन से मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू, ओके। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे दिया है टर्म डिफ्यूजन। हम थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पढ़ रहे हैं कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब दोनों चीज़ क्या होती है वो हम देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ओके। अगर किसी सब्सटेंसेस का, किसी पार्टिकल्स का, किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा से वो कहाँ आ जाएगी, लोएस्ट कंसंट्रेशन पे, जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन है, जहाँ पे वो प्रेजेंट ही नहीं है तो कम है, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस जो है ना वो डिफ्यूजन का मॉडिफाइड फॉर्म है, और हम ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं वाटर के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद इसको
ऑस्मोसिस होने के लिए, मतलब मूवमेंट होने के लिए, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने के लिए क्या चाहिए, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए। डिफ्यूजन में एज कोई मेम्ब्रेन की उसे ज़रूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस इन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है डिफ्यूजन का, और जब वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट हमेशा होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, osmosis is a selective process since the membrane does not allow all molecules to pass through it. Water is usually the only free flowing molecule across this membrane. Okay, तो membrane जो है वो सारे molecules को पास होने नहीं देती है, मैंने बताया था सिलेक्टिवली होती, सेमी परमेएबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन, क्या है अब यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन दिए हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ से ना ये टॉपिक शुरू हुआ और ये हेडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्मोसिस आना चाहिए था, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, चलो अब क्या होता है ना कि अगर हमने ये सेल को किसी सॉल्यूशन में रखा, अब सॉल्यूशन जो है ना क्या होता है, सॉल्यूशन किससे बना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के बनाता है क्या, सॉल्यूशन। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। अब जैसे आप घर पे बनाते हो, अगर शक्कर पानी का घोल, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया आपने, तो यहाँ पे शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, तो शुगर सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या दिया है, 3 टाइप के सॉल्यूशन दिए हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब सेल को हम इन सॉल्यूशन में रख के देखेंगे और देखेंगे कि सेल क्या करता है फिर। ओके, तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, उसमें सेल को हमने रखा तो ना वाटर अंदर आता है ना वाटर बाहर जाता है, ना सेल के अंदर वाटर आता है और ना सेल से बाहर वाटर जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है, जितना सेल में पानी है अंदर उतना ही इस सॉल्यूशन में भी पानी है। ओके, तो इसलिए कुछ भी नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का। अब वहीं isotonic solution are those which have the same solute and pH concentration as the surrounding body fluid or the cytoplasm। यहाँ पे cytoplasm क्या है, सेल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है उसमें सेम, उसका पीएच सेम रहेगा, सेम सोल्यूट रहेंगे, सेम सॉल्वेंट रहेगा। तो जो साइटोप्लाज्म है उसका, हमने क्या सेल को अंदर रखा है एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, पानी का मूवमेंट नहीं होगा। फिर बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हाइपो है ये, है ना, तो इसमें क्या है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ओके, contain lesser amount of solute concentration compared to the surrounding fluid and can force the cell to rupture due to excess input of water into the cell। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट, सोल्यूट जो है वो कम है और सॉल्वेंट मतलब पानी जो है, फ्लूइड पार्ट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा, कैसे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें पानी ज़्यादा है और सोल्यूट कम है। तो अब पानी क्या होगा, हमें पता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो पानी सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, वो जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर जो पानी है वो क्या है, कम है, वहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वाटर कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन से जाएगा सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जब पानी जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, अच्छा मोटा तगड़ा हो जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल बर्स्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, जैसे कि बलून होता है, अब उसमें अगर पानी भरते जाओगे तो क्या होगा, पहले तो वो फूल जाएगा, है ना, फिर अगर आप और एक्सेस में पानी भरोगे तो बलून फूट जाएगा। तो वैसे ही सेल के साथ भी होगा। तो ये बात हुई किसकी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपर से समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक में कम होता है।
ओके, हाइपरटोनिक, ठीक है, सॉल्वेंट कम होता है और सोल्यूट ज़्यादा होता है। अब वाटर जो है वो कहाँ जाएगा, वाटर हमेशा हायर टू लोअर की तरफ जाता है। अब सेल के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा है, तो पानी सेल के अंदर से कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब पानी जब सेल के अंदर से बाहर निकल चुका है तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी क्योंकि पानी तो बचा ही नहीं है, राइट। आपने जैसे वो किशमिश देखी होगी, तो किशमिश जब आप खीर में डालते हो तो वो फूल जाती है, स्वेल हो जाती है ना। और वहीं अगर किशमिश ऐसी आप बाहर रख देते हो, ड्राई रहती है वो, तो वो कैसी रहती है, श्रिंक्ड रहती है। क्यों, क्योंकि पानी उसका पूरा जा चुका रहता है। तो जब भी सेल से बाहर पानी आएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और ये कब होता है, ये होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ओके, hypertonic solution contain higher concentration of solute compared to the surrounding fluid and thus push water out of cell, shrinking it. Okay? अब हम बात करते हैं सेल वॉल्स इन प्लांट्स की। अब यहाँ पे क्यों लिखा है सेल वॉल इन प्लांट्स, क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि प्लांट्स में ही सेल वॉल होता है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। बट ऐसा क्यों, एनिमल के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती है, प्लांट के पास ये सेल वॉल क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि प्लांट जो है वो मूव तो करते नहीं है, राइट। हमें अगर सर्दी, गर्मी, बारिश होती है तो हम कहाँ घुस जाते हैं, हम कोई भी शेल्टर देख के वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। कहीं पे भी हमें खाना मिलेगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कहीं अगर बारिश हो रही होगी तो हम कोई भी टपरी बनी होगी तो हम वहाँ चले जाएंगे कि भीगे ना। गर्मी लगेगी तो हम अपने रूम में एसी ऑन करके बैठेंगे। अब पेड़ कहाँ जाएगा, उसके पास तो पैर नहीं है, तो वो कैसे चलेगा, वो नहीं चलेगा। वो तो जहाँ है वहीं रहना, उसको कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन क्यों ना हो, कितनी भी बारिश आ जाए, कितने भी क्या स्टॉर्म्स आ जाए, उसको तो वहीं रहना है ना। तो इसलिए प्लांट्स के पास क्या होती हैं, सेल वॉल होती हैं, जो उनको ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रोटेक्ट करके रहती है। ओके, प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से डिफरेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्यों, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये सेल वॉल किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज से, एंड गिव्स रिजिड स्ट्रक्चर टू द प्लांट सेल। ओके, इसलिए ये प्लांट सेल को क्या देती है, रिजिड स्ट्रक्चर देती है। ओके, कि अब शेप और साइज बहुत मुश्किलों से चेंज होगा। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है सेल का। सेल के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो कौन कोऑर्डिनेट करेगा, न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में सारे फंक्शन होते हैं, कौन कोऑर्डिनेट करता है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। वैसे ही सेल सेल के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो कौन कोऑर्डिनेट करेगा, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द सेल्स कमांड सेंटर। ये क्या है, सेल का कमांड सेंटर है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम करो अच्छे से, मुझे तुरंत इतनी सारी एटीपीज बना के दो। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कमांड करता है, न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन कमांड करता है, न्यूक्लियस। मतलब सबको बताता है कि कैसे काम करना चाहिए और कंट्रोल करता है ये सारे काम को। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या है ये, इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं न्यूक्लियस के पास। द न्यूक्लियस इज द सेल्स कमांड सेंटर। ये तो वापस से लिखा हुआ आ गया, कोई बात नहीं। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, जीन्स हैं। ओके, एंड कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, मतलब स्मॉल ओपनिंग्स बोल सकते हो या होल्स बोल सकते हो। ओके, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियस से अंदर जाने के लिए, न्यूक्लियस से अंदर जाने के लिए और न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए कौन हेल्प करता है, ये जो पोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो। टू द साइटोप्लाज्म। नाउ क्रोमोसोम्स। During the growth phase of the cell, the chromatin condenses into a much thicker structure called chromosomes. अब chromosomes जो हैं वो क्या हैं,
क्रोमैटिन से बने हुए होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और हमें सेल डिवीजन के टाइम पे क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स। ओके, ये क्या है देखने को मिल रहा है, ये कंडेंस हो गया, ये पूरा क्या है, क्रोमैटिन है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है पूरा। ओके, ये आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है और सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है और क्या दिखता है हमें, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, डीएनए। ओके, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, क्या दे मिला हमें, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए है और डीएनए के एक सिंगल सेगमेंट को, जैसे ये एक सेगमेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। ओके, हम इनको क्या बोलते हैं, जीन। ये बात हुई हमारी किसकी, क्रोमोसोम्स की। Chromatin is a thread-like structure which serve as the genetic material present inside the nucleus of the cell. Chromatin क्या है, thread-like structure होता है और ये as a genetic material present होता है, कहाँ present होता है, ये न्यूक्लियस में। It is made up of DNA and protein molecule. Chromatin किससे बना होता है, ये बना होता है DNA और protein molecule से बना हुआ होता है। The DNA contains the hereditary information needed for the structure and function of the organism. अब DNA के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसको काम कैसे करना चाहिए, तो ये सारा किसके पास प्रेजेंट होता है, डीएनए के पास। ओके, तो डीएनए के पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के का स्ट्रक्चर, कि वो कैसे दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा वो, है ना, और उसका वो फंक्शन क्या करेगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ड्राइंग बनाएगा, डांस करेगा, गाना गाएगा, तो ये कौन बताता है, डीएनए। गाना वाना तो नहीं, बट हाँ फंक्शन, मतलब कि जो हमारे अलग अलग बॉडी में फंक्शन होते हैं ना, वो वाले। Cytoplasm is the fluid found inside the cell. It gives the structure to the cell and houses to different organelle of the cell. साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, और इधर ही इन्हीं साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है हमें, सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। द साइटोप्लाज्म सराउंड द ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के जो पार्ट्स होते हैं ना, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। वो भी हम देखेंगे कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट क्या काम करता है। द साइटोप्लाज्म सराउंड्स द ऑर्गेनेल filling all the remaining internal space in the cell. This is a jelly that fills the cell. क्या है, ये जेली है जो सेल को फिल अप कर देता है। सेल ऑर्गेनेल्स फैले हुए रहते हैं, या तो आप ये बोल सकते हो कि सेल ऑर्गेनेल्स के बीच के स्पेस को कौन ख़त्म करता है, कौन कवर करता है, साइटोप्लाज्म कवर करता है। या तो आप ये बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों प्लांट, एनिमल, दोनों सेल्स में हमें क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है। चलो अब बात करते हैं हम ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल दैट हेल्प इन सेवरल फंक्शन ऑफ द सेल। अब भाई सेल कैसे काम करेगी, सेल के पास स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, कोई कुछ तो होना चाहिए अंदर जो वो काम करे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। ओके, सेल के पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, जो अलग अलग काम कर रहे हैं। एक टर्म यहाँ पे दिया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस इज द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉलोड बाय पिंचिंग ऑफ फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। दिस इज कॉमनली सीन इन अमीबा। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ रही है तो कैसे आ रही है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो इन्वेजिनेट होती है, मतलब कि वो इनवर्ट फोल्ड होती है। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इनवर्ट फोल्ड होगी और यहाँ पे सब्सटेंसेस ऐसे अंदर आएंगे, फिर ये पूरी फोल्ड हो जाएगी और सब्सटेंसेस अंदर आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा कि ये सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूस रहेगी और वेसाइकल फॉर्म होके जो सब्सटेंसेस थे वो सेल के अंदर आ गए और इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। पहले क्या हुआ, वेसाइकल फॉर्म हुआ, नहीं क्या, सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्ड हुई, वेसाइकल फॉर्म हो गया, सब्सटेंसेस अंदर आ गए। अब ये वेसाइकल अलग हो जाएगा विद सब्सटेंसेस, किससे, सेल मेम्ब्रेन से। तो अमीबा जो है उसको जिस साइड से भी फूड दिखता है वो अपना साइटोप्लाज्म उधर ही बढ़ा लेता है और उसको एंगल्फ कर लेता है ना,
फूड वैक्यूल फॉर्म होता है और वहाँ पे डाइजेशन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। मतलब कुछ चीज़ सेल के अंदर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही है उसके थ्रू। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब हो रहा है कि सेल के बाहर कोई सब्सटेंसेस जा रहा है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। The endoplasmic reticulum is a network of tubules and flattened sac that serve a variety of function in plants and animals. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी सारे फंक्शन ये करता है। ये प्रोटीन का बायोसिंथेसिस करता है, ये लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके पास राइबोसोम्स होते हैं तो उनकी सरफेस जो है ना वो थोड़ी रफ दिखती है हमें, इसलिए उसका नाम क्या है, रफ। क्यों? क्योंकि उनके पास आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम्स। क्या है इनके पास, रफ है और ये क्या है इनके पास, राइबोसोम्स है। रफ ER are the ones that have ribosomes on it. The ribosome is made up of nucleic acid and proteins. They are the site of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। कौन से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास हैं राइबोसोम्स। ओके, द रफ ER is also involved in the modification and folding of protein. प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम भी कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब आपको ये जो स्मूथ दिख रहा है एकदम, यहाँ पे आपको कुछ भी डॉट्स नहीं दिख रहे है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आपको कुछ तो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट हो तो क्या है वो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Smooth endoplasmic reticulum do not have ribosome and thus are not involved in protein synthesis. ठीक है, इनके पास राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, पर ये क्या करते हैं, लिपिड का सिंथेसाइज करते हैं। दे आर हाउएवर इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस मॉलिक्यूल। इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या करते हैं ये, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और पॉइजनस मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन हमें पता है किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, बाई लेयर होती है। ओके, लिपिड और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा उसको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन और वो मिल रहा है क्या, लिपिड, वो कौन दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रही है और इसको हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, और ये डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करते हैं। ये ज़्यादातर लिवर में प्रेजेंट होते हैं। Okay, now comes lysosomes. They are referred to as the suicide bags of the cell as they contain protein and enzymes that can digest a cell. Lysosomes also help in defense by attacking a foreign object. अब lysosomes को क्या होता है ना, ये कि अगर इसको कोई फॉरेन पार्टिकल दिख रहा है, ठीक है, जो काम का नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा। डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। भाई तुम क्यों आ गए, फॉरेन पार्टिकल कोई आएगा, भाई तुम क्यों आ गए, तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं है, अब तुम आ ही गए हो तो तुम अब जाओगे तो हो नहीं, तुमको तो अब ख़त्म ही होना है, मर ही जाना तुम्हारा अच्छा है, बेस्ट है तुम्हारे लिए, है ना। तो ये कौन काम करता है, कौन काम करता है, लाइसोसोम्स करते हैं। ओके, अगर अब वो देख रहा है लाइसोसोम्स की सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सेल अब इतना डैमेज हो चुका है कि अब वो रिपेयर ही नहीं हो सकता है, तो अब वो सेल को बोलेगा भाई एक काम करते हैं, अपन लोग सुसाइड कर लेते हैं ताकि बचे कुचे सेल्स जो हैं वो तो अपना काम कर सकें, हम क्यों उनको परेशान करें। तो लाइसोसोम्स के पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं उनके पास, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाते हैं सेल में और ऐसे सेल जो है सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सेल डेथ हो जाती है।
फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो सबको पता ही है कि एटीपी का एनर्जी का जनरेशन कौन करता है, कौन जनरेट करता है, कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, दे जनरेट एटीपी। दे ऑल्सो हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे टिपिकल सॉरी थोड़ा गला खराब है, कौन से ऐसे टिपिकल सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। अब टिपिकल मतलब अजीब, तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और प्लास्टिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स है तो ये प्रोटीन बना सकते हैं, डीएनए है तो मतलब ये कॉपी बना सकते हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6, 7, 8 ऐसे ये कॉपी बना सकते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो है ना सिर्फ वो प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अब आपको प्लांट्स इतने ब्यूटीफुल लगते हैं कि ग्रीन लीव्स दिखती हैं उनकी, इतने सुंदर सुंदर फ्रूट्स होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? प्लास्टिड्स के ही कारण होते हैं। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स इन डिफरेंट सेल्स बेस्ड ऑन द पिगमेंट दे कंटेन। ठीक है, प्लास्टिड्स अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पिगमेंट उनमें होता है। पिगमेंट मतलब जो कलर दे रहा है। द अदर प्लास्टिड्स आर ल्यूकोप्लास्टिड्स एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, 2 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूको और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कलर देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं। ओके, द क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड्स वेयर द फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट का ना एक टाइप होता है, क्रोमोप्लास्ट का ना एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। हमने सुना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, द क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड्स वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब यहाँ पे क्या है, मैं अच्छे से पहले समझा देती हूँ। प्लास्टिड्स ना जितने भी हमें प्लांट्स में कलर्स दिखते हैं वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स। अलग अलग प्लास्टिड्स अलग अलग सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं और उनमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं। 2 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं और क्रोमोप्लास्ट जो कलर देते हैं। ओके, उनमें से एक क्रोमोप्लास्ट में से एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। ओके अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये ऑयल और स्टार्च और इन सब के स्टोरेज में काम करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये जो प्लास्टिड्स है ना, इनके पास भी डीएनए और राइबोसोम्स खुद के होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थे वैसे ही प्लास्टिड्स में होते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स आर लार्ज वेसिकल्स। वैक्यूल्स क्या है? लार्ज वेसिकल्स है दैट होल्ड वाटर और एयर इन देम एंड गिव स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। ठीक है, अगर ये वाटर होल्ड करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल सैप। क्या बोलते हैं हम? सेल सैप। वैक्यूल इज फुल ऑफ सेल सैप, मतलब इसमें बहुत सारा पानी भरा रहता है, इसलिए फ्लूइड भरा रहता है ताकि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करे। और ये वैक्यूल्स भी जो है ना ज़्यादातर हमें किस में देखने को मिलते हैं? प्लांट्स में ही मिलते हैं। ओके, वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट्स। इन एनिमल्स द वैक्यूल्स आर ईदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। एनिमल्स में वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होंगे या फिर होंगे ही नहीं। प्लांट्स को इसलिए ज़रूरत है ताकि सेल की ये रिजिडिटी बनाए रखे। ओके, तो ये बात हो गई वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या है? फुल ऑफ सेल सैप है। पूछा जाता है कि ये वैक्यूल्स रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं सेल को? इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये इनमें बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है। ओके, सेल सैप होता है इनमें। ओके, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, कौन कौन से? मियोसिस एंड माइटोसिस। ये हम अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है ये। इनसाइड अ लिविंग सेल प्लांट एंड एनिमल इज अ न्यूक्लियस विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ये तो हमें पता ही है कि न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स है। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल। ह्यूमन बॉडी सेल में, एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। और पेयर कितने हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओके, स्प्रेड आउट रैंडमली विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ऐसे ही स्प्रेड है, रैंडमली स्प्रेड है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस वो नहीं है उसका। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। ठीक है, तो मियोसिस क्या होता है ना, मियोसिस में देख लेते हैं हम, फिर मैं अच्छे समझाऊंगी। प्रोड्यूसेस ईदर स्पर्म, एग और पोलन।
starts with 1 human cells containing 46 chromosomes end up with 4 cell each containing 23 chromosomes. meiosis में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ना उनके प्रोडक्शन में के लिए होता है, ठीक है। सेक्स सेल कौन कौन से हो गए, स्पर्म सेल एंड ओवम, ओके। अब क्या होता है, ह्यूमन सेल है, ओके, एक ह्यूमन सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये 4 में डिवाइड होंगे, कितने में डिवाइड होंगे, 4 में, और हर ठीक है 4 में डिवाइड होंगे, 4 सेल में डिवाइड होंगे, और हर सेल में हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। 46 हैं तो कितने हो जाएंगे, 23 23 23 एंड 23, ओके। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है इसलिए मैं ह्यूमन के बारे में बता रही हूँ। अगर यहाँ पे 6 होगा क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितना है, 6 है, तो ये कितने में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस में सेल जो है वो 4 में डिवाइड होता है, सेल डिवीजन जो है वो उससे 4 सेल बनते हैं, और चारों सेल में हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, और ये क्या होता है, मियोसिस। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब सेक्स सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, जर्म सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पर्म, एग और पोलन grains. These 4 cells are either 4 eggs of animal or plants or 4 sperms of animal or pollen for plants. Okay? या तो ये egg cells होंगे या फिर ये sperm cells होंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन की। माइटोसिस इज सेल डिवीजन विच प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल सेल यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता ही जाता है, हम इतने से लंबे हो गए, हाइट बढ़ती जा रही है, मोटे तगड़े होते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन ऐड कर रहा है, यहाँ पे ऐड करते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें 2 सेल फॉर्म होते हैं, एक सेल से 2 सेल फॉर्म होंगे और दोनों में सेम क्रोमोसोम नंबर होगा, ओके। ये 46 है तो ये 2 में डिवाइड होगा, और इसके पास भी 46 होंगे और इसके पास भी 46 होंगे, ओके। तो ये क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, ओके। तो ये बात हुई मियोसिस और ये बात हुई माइटोसिस की। एक बार रीड कर लेते हैं हम। आइडेंटिकल सेल ये हो गया, स्टार्ट्स विथ 1 ह्यूमन सेल कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम ends up with 2 cells each containing 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, माइटोटिक में और मियोसिस में हाफ हो जाता है। When growth और रिप्लेसमेंट सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, माइटोसिस अकर्स, ठीक है। जब ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरत होता है तब माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। माइटोसिस स्टार्ट विद द सेल से ही होगा। दिस इज अ नॉर्मल सेल कॉल्ड अ डिप्लॉइड सेल कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल मतलब क्रोमोसोम नंबर कितना है उसके पास, 46 है, ओके। द क्रोमोसोम्स कॉपी देमसेल्व्स एंड रिमेन अटैच्ड टू द ओरिजिनल, ओके। तो क्रोमोसोम जो है वो अपनी कॉपी बनाता है और ओरिजिनल से अटैच्ड ही रहता है वो। तो यहाँ पे जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 1 शॉर्ट वीडियो होता है कंप्लीट। ऐसे ही और 1 शॉर्ट देखने के लिए आपको आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।